नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। विकासशील हरियाणा में आज बात सरकार की ओर से विभागों को दी गई विवेकाधिकार की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि सरकार के अधीन आने वाली कुछ शक्तियों को संबंधित विभागों को दे दिया गया है ताकि विभाग अपने विवेक से उचित फैसला ले सके। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के कदम कितने सराहनीय हैं। क्या ऐसा करने से विभागों में पारदर्शिता आएगी? क्या अब विभाग से संबंधित काम आसान हुए हैं? क्या अब लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत और दलालों के चुंगल में नहीं फंसना पड़ता? क्या अब एक निश्चित समय में किसी भी विभाग से जुड़े काम हो रहे हैं? क्या अब युवाओं को मिलने वाली नौकरियों में पारदर्शिता आई है? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आगे विकासशील हरियाणा के जरिए देंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार विवेकाधिकार को लेकर दावे करते नहीं थक रही। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आवाम को एक पारदर्शी सरकार देने के लिए विभागों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिसके अनुरूप विभाग अपने विवेक से आवाम के हित में फैसले ले रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात चेंज ऑफ लैंड इशू यानी कि CLU की करते हैं। प्रदेश की पूर्व सरकार पर लैंड डील में धांधली को लेकर कई बड़े आरोप लगते आए हैं। बीजेपी का शुरुआत से आरोप रहा है कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में मनमाने तरीके से अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है, जिससे राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बीजेपी के इस आरोपों पर जनता ने भी अपनी मुहर लगाई है और साल 2014 में बीजेपी पहली बार सत्ता के सिंहासन पर बैठी। लेकिन इसी के साथ बीजेपी की असली जंग भी शुरू हुई। जंग उस भ्रष्ट सिस्टम से जो सालों से जड़े जमाए बैठा था। जंग उस हताश और निराश लोगों में सरकार के प्रति भरोसा जताने की जो सालों से सिस्टम की मार झेल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह पहले एक छोटे से काम के लिए लोगों को कई दिनों तक चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। बावजूद इससे काम होने की कोई गारंटी किसी के पास नहीं थी। सिस्टम के इस रवैये से जनता में सरकार के प्रति विश्वास कम होना स्वाभाविक था। मनोहर सरकार का दावा है कि उन्होंने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले काम जनता के दिल में सरकार के प्रति भरोसा जताने को लेकर किया और इसे लेकर कई जरूरी कदम उठाए गए ताकि लोगों में फैले असंतोष को कम किया जा सके। बता दें कि किसी भी जमीन पर निर्माण से पहले CLU लेनी होती है, जिसे लेकर पहले बड़े स्तर पर गड़बड़ी की खबरें सामने आती रही है। मनोहर सरकार ने इस पर विराम लगाने की सोच के साथ CLU के नियमों में कई जरूरी बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब CLU देने का अधिकार जो कि पहले CM के पास होता था, उसे खत्म कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और जिला स्तर पर अधिकारियों को दे दी गई है। ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में हालांकि डिपार्टमेंट का काम होता है, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग का काम है लाइसेंस देना, CLU देना। लेकिन सिस्टम क्या थे कि इसको फाइल को CM ऑफिस में घुमा करके भेजा जाता था, वहाँ जरूर आती थी। हमने 1 नवंबर 2016 को आते ही ये तय किया कि नहीं, अब ये फाइलें CM ऑफिस में नहीं आएंगी। अगर कोई गलत बात होगी तो हम डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को जिम्मेवार मानेंगे। उसका काम है उसको देना, लाइसेंस देना, नियमों के हिसाब से देना है। हमको ये रेकरेंस ऑफ फाइल ये इस नाते से यहाँ नहीं चाहिए, छोड़ दी डिसीजन पावर। इसके बाद हर वर्ष 2-3 HCS ये मुख्यमंत्री को एक सरकार के नाते नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है। एक IAS को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है। हमने कहा भी हमको किसको छांटना है, हमको कैसे पता लगेगा कौन योग्य है कौन नहीं है। इन दोनों चीज़ों का प्रबंध हमने कर दिया कि जो एम्प्लॉइज इसमें क्वालिफाई करते हैं वो फार्म भरें, एग्ज़ाम दें और उसमें HPSC UPSC के माध्यम से इंटरव्यू करा करके और IAS भर्ती करेंगे, HPSC के माध्यम से इंटरव्यू करा करके और उनकी HCS की भर्ती होगी। जमीन रजिस्ट्री में धांधली किसी से छुपी नहीं है। कोर्ट में जमीन संबंधित शिकायतों का अंबार लगा है। गरीब और कमजोर लोगों की ये शिकायतें आम होती है कि उनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, फर्जी तरीके से जमीन के कागजात भी बनवा लिए हैं। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जमीन संबंधित परेशानियों से आवाम को छुटकारा दिलाने के लिए इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दी गई है।
अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद 10 दिनों तक पोर्टल पर सभी को आपत्ति के लिए दिखेगा और अगर कोई आपत्ति नहीं होगी तो ही इंतकाल होगा। इतना ही नहीं, अब जमीन की रजिस्ट्री का अधिकार SDM और DRO को भी दे दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जाकर अपनी जमीन रजिस्ट्री करवा सकता है। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस ज़मीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतज़ार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब तहसीलों में होती हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी SDMs जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी DROs जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, DROs हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, SDM सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो DROs का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियाँ अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि SDM है तो वहाँ जाके करा सकते हैं, अगर DRO है तो वहाँ जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे DRO हो और चाहे कोई भी SDM हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबी को किसी अभिशाप की तरह मानते हैं और ये हकीकत भी है। गरीब इंसान खुद को इतना दबा कुचला समझ बैठता है कि अपने अधिकार के लिए भी आवाज भी नहीं उठा पाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे सभी गरीब परिवारों की आवाज बन रहे हैं। हरियाणा में 45 से 60 साल तक के कुंवारी महिला पुरुष को 2,750 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इसका लाभ 1,80,000 सालाना आय वाले लोगों को मिलेगा। वहीं 40 से 60 साल तक के 3 लाख सालाना आय वाले विधुर को भी पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा के इस कदम का लाभ करीब 71,000 लोगों को मिलेगा। ऐसा करने वाले हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है। कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो BPL परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास आवाम को एक पारदर्शी सरकार देनी है और इसके लिए जो भी उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। दयालु योजना के तहत अगर किसी गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 6 से 12 साल तक परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं 12 से 18 साल तक के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 18 से 25 साल तक के सदस्य की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए दिया जाएगा। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आए वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं 6 है, क्यों 6 है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। किसी भी कारण से डेथ हुई हो, वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड,
हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनवाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सब को इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊँगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहाँ से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाएंगे। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। ये दौर डिजिटलाइजेशन का है। ऐसे में राजस्व विभाग में सालों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था पर विराम लगाने से आवाम को काफी राहत मिली है। नई प्रक्रिया के तहत लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात उन किसानों की जिनकी परेशानी किसी से छिपी नहीं है। अन्नदाता आए दिन अपने कामों को लेकर विभागों के चक्कर काटने को मजबूर थे। मनोहर सरकार का दावा है कि उनकी सरकार आने पर किसानों की परेशानी को पहली प्राथमिकता में शामिल किया गया और अब किसानों को घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2014 में जब मनोहर सरकार सत्ता में आई, किसानों में एक नई उम्मीद जगी। अन्नदाता की शिकायत होती थी कि उनकी फसलों की सही तरीके से गिरदीवारी नहीं होने पर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। किसानों के इस दर्द को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई गिरदीवारी की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया से किसानों की राह काफी आसान हुई है। जहां पहले किसानों को अपने फसलों की गिरदीवारी के लिए राजस्व अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब अधिकारी खुद किसानों के खेत पर पहुंचकर टैबलेट के माध्यम से फसलों की फोटो लेते हैं और उसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। ऐसा करने से गिरदीवारी की प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से हो रही है, जिसका फायदा सीधे तौर किसानों को मिल रहा है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है। अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है, और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। मनोहर सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की। किसान अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी पूरी फसल का ब्यौरा सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जो भी किसान इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। साथ ही इस योजना को लेकर किसानों में जागरूकता भी लाई जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को और भी सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से VLI को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई किसान किसी कारण बस VLI ऑफिस आकर उसका लाभ लेने में असमर्थ है, तो उसे उसके घर पर अधिकारियों को भेजे जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह मनोहर सरकार ने अपनी शक्तियों को कम कर उसे जिला में बांट दिया, ताकि लोगों का काम घर बैठे हो सके।
किसानों को चाहे अपनी फसल बेचनी हो या फिर किन्हीं कारणों से जमीन का सौदा करना हो, अन्नदाता खुद को ठगा महसूस करते थे। वजह थी बिचौलियों का बोलबाला। वर्तमान सरकार किसानों के इन्हीं परेशानी को देखते हुए ई खरीद पोर्टल और ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की, ताकि मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान खुद को ठगा महसूस ना कर सकें। किसानों को अब सरकार की ओर से निर्धारित एमएसपी के आधार पर फसल का मूल्य दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ई खरीद पोर्टल पर पंजीकृत होना होता है। अगर कोई किसान ये सुविधा ऑनलाइन नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए कृषि विभाग कार्यालय में ऑफलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है। विभाग से जुड़े अधिकारियों की माने तो फसलों का पंजीकरण होने पर सरकार के पास उत्पादन का सटीक आकलन मिलता है और फसलों के अनुमानित उत्पादन के आधार पर मंडियों में जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। वर्तमान सरकार की ओर से जारी ई खरीद पोर्टल और ई भूमि पोर्टल किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे किसान अपनी फसलों का एक पारदर्शी तरीके से खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथ ही किसी विषम परिस्थितियों में अगर किसानों को अपनी जमीन बेचने की नौबत आती है तो भी किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चाहे बात शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी की हो या फिर नई नौकरियों की हो, मनोहर सरकार का दावा है कि एक पारदर्शी तरीके से सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सरकार के इन दावों पर आवाम क्या सोचती है, हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा के सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से शिक्षकों की भारी कमी का बोझ झेलता रहा है। कई स्कूलों में तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी महज एक शिक्षक पर होती थी। बेलगाम अफसर शाही और मनमानी ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से बच्चों की पढ़ाई सफर होती थी और इन सभी चुनौतियों से लड़ना मनोहर सरकार के लिए इतना आसान नहीं था, जिसके लिए वर्तमान सरकार का दावा है कि उन्होंने साफ नीयत और पारदर्शी तरीके से काम करना शुरू किया। शिक्षकों के तबादले में कई खामियों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति को हरी झंडी दी, जिसके तहत तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। ट्रांसफर जितने विभागों के थे, ऑनलाइन ट्रांसफर विद अ सिंगल क्लिक 50,000 40,000 टीचर्स का ट्रांसफर किया है। 93% सर्वे बताता है कि 93% ऑफ द पर्संस दे आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। किसी भी प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी अहम होती है, जिसे लेकर अब तक की सभी सरकारें दम भरती आई है। लेकिन जमीनी हकीकत भी किसी से छिपी नहीं रही है। प्रदेश में जब पिछली सरकार पर युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगा तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया। बीजेपी ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को लेकर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी का आरोप था कि हुड्डा के राज में सिर्फ एक जिला के लोगों को नौकरियां दी गई है, साथ ही हर भर्ती में भाई भतीजावाद का फॉर्मूला भी लागू था। साल 2014 में से लेकर अभी तक बीजेपी अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल पूरे कर चुकी है और सरकार का दावा है कि अब तक की गई सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई है। सर जिसकी लगी है वो कोई घर का आदमी या बैठा हो या जिसकी अपनी नौकरी लगी हो, पड़ोसी की लगी हो, बताओ जरा। आपके रेडियोग्राफर में सिलेक्शन हुई है अस्पताल में? ज्वाइनिंग हुई, लेकिन सिलेक्शन तो हो गई ना। ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन सिलेक्शन में किसी ने कोई आना पाई लिया तो नहीं? आप नहीं थे, लेकिन किसी ने मांगा हो? अरे बता दो, 24 घंटे नहीं लगाऊंगा उसको ऐसे से करने में, नहीं ना? ईमानदारी से नौकरी लगी, कोई पैसा तो नहीं लगा? ना जी, कोई पैसा नहीं। बता देना ठीक ठीक। ना जी, शुरू में सिफारिश खातर गए थे जी, और उसने कह दिया कि भाई अगला ने जिसने गए भाई इस सरकार में कोई सिफारिश कोई पैसा नहीं लगे। आपको तसल्ली हो गई? हाँ जी, तसल्ली। फिर भी आप पीछे लगे रहे होंगे, ना ये हो नहीं सकता। अंदर लगेगा मेरी बुआ की पोती सब इंस्पेक्टर लगी है, कोई पैसा नहीं जी? 1 किला सर उनके। अच्छा, 1 किला सब इंस्पेक्टर लेके। और अगर ये स्कीम नहीं होती हमारी, बिना खर्ची पर्ची के, वो लग पाती क्या? 50 लाख रुपए में कमा दे। और कमिना के में और भी घर का सौदा पानी से बिक जाता। कोई पैसा नहीं लगा, आपका बेटा लगा, फिर वो क्यों नहीं बताते? क्या बता रहे? अरे भाई
अगर नौकरी लग गया है तो चिंता मत करो, मेरी इच्छा रहेगी कि आपसे लेने की बजाय आपके घर में कोई मिठाई का डब्बा मैं भिजवा दूं। अब यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण पिछली सरकार को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो बीजेपी के आरोपों के मुताबिक प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर था। सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा को कम और इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आरोपों के मुताबिक लिखित परीक्षा में कितने भी अंक क्यों न आए हों, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर लिखित परीक्षा में कम नंबर लाने वाले को आगे कर दिया जाता था, जिसका परिणाम अयोग्य उम्मीदवारों के विभिन्न विभागों में चयन के रूप में सामने था, जबकि योग्य उम्मीदवार हाथ मसलते और सिस्टम को कोसते रह जाते थे, जिससे युवाओं के एक बड़े तबके में सरकार के प्रति विश्वास कम होना स्वाभाविक था। लेकिन अब मनोहर कदम से युवाओं को बिना किसी भेदभाव नौकरी मिल रही है। एक सांगवान गली है, सांगवान गली से 12 बच्चे लगे हैं, 13वें बच्चे का अभी सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में। और हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा की ओर उनका पूरा ध्यान था। उन्होंने हर बच्चे ने कोचिंग ली है और बगैर खर्चे के, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो मैं कहता हूँ कि बिना पैसे के शिक्षा के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर लगे हैं और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। किस प्रकार ये परिवर्तन आया, पहले किस प्रकार से होता रहा है और अब क्या आपको नज़र आया? कैसे मेहनत के लिए कैसे प्रेरित हो पाए ये युवा? देखिए, पहले तो सिफारिशें चलती थी, पैसे चलते थे। अब जो मेरिट आधार पर लगते हैं, इस मेरिट को देख के ये सब बच्चे इस ओर आकर्षित हुए कि क्यों ना मैं भी कामयाब हूँ। प्रदेश की मनोहर सरकार के लिए नौकरियों में पारदर्शिता लाना इतना आसान नहीं था। विभिन्न पदों पर निकाली जाने वाली भर्तियों में रिश्वतखोरी एक बदनुमा दाग था, जो योग्य उम्मीदवारों से मिटाए नहीं मिट रहा था, जबकि अयोग्य उम्मीदवार पैसों के दम पर अपनी जगह पक्की कर रहे थे। लेकिन मनोहर सरकार का दावा है कि पिछले 400 सालों में निकाली गई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा गया है। हमने बहुत समय से पीछे तैयारी की, 3-4 साल तक तैयारी करने के बाद हम लाइनमैन की पोस्ट पर लगे। 2019 में हमारी वैकेंसी निकली थी। हमने तब से बहुत तैयारी करी। उसके बाद इस सरकार की वजह से, बिना खर्चे बिना पर्ची की वजह से हम आज लाइनमैन की पोस्ट पर लगे हुए हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिली। इससे हमारे परिवार में और भी बच्चे हैं, वो भी इसी वजह से तैयारी करने लग रहे हैं। अब पीछे मतलब बहुत पर्ची वगैरह के कारण, बहुत उसके कारण बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ नौकरी मिलती नहीं थी। लेकिन आज के समय में बहुत बच्चे तैयारी करने लगे हैं। इससे हमारे पड़ोस में भी बहुत उत्साह मिला है। बहुत से बंदे अब तैयारी कर रहे हैं और आगे लगे भी बहुत हैं। 10-12 बच्चे हमारे पड़ोस में भी लगे हैं नौकरी के लिए। आपकी गली में? हाँ जी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के बोलबाले को देखते हुए सक्षम युवाओं के दिल और दिमाग पर भी रिश्वतखोरी हावी थी। उन्हें लगने लगा था कि बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी पाना चांद पर जाने के बराबर है। ऐसे में यहाँ अब ये जानना बेहद जरूरी था कि क्या अब युवाओं का नजरिया सरकार के प्रति बदला है। अपनी मेहनत के उस पे बिना खर्चे बिना उसके मेहनत से वो है। किन्हीं लोगों ने संपर्क किया कि हम आपको पैसे से लगवा दें? कैसा? कोई पैसा का नहीं, खुद की मेहनत से लगाया, बगैर पैसे दिए, बगैर उसने मेहनत से अपने से वो है। जी बिल्कुल। हाँ। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे सिंह जी, कितने लोग आपके गांव के लगे हैं ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और आप पूरे आंकड़े आपके पास हैं वो जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे गांव में, आदर्श गांव बड़ियाड़ी में, लगभग पिछले 7-8 वर्षों में 120 के करीब जॉब लगी हैं सरकारी, जिसमें 60 के करीब तो सेंटर केंद्र सरकार की जॉब लगी हैं और 60 हरियाणा सरकार की। तो एक ही ये गली जो आप देख पा रहे हो, एक ही गली के ये बच्चे सांगवान परिवार से अपनी प्रतिभा के दम पे बिना खर्ची बिना पर्ची के ये सिलेक्शन हुआ है। मेन मुख्य बात कहने की ये है कि अब ये जो प्रतिभा को अब सम्मान मिलने लगा है। अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर है। उन्हें कि ये विश्वास उनका एक जागा है कि हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। पहले ये हुआ था, जो जिनकी सिफारिशें होती थी, जो मंत्री एमएलओ के पीछे पड़े रहते थे, उन्हीं का सिलेक्शन होता था, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब सब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभागों में होने वाली नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली होती रही है। ऐसे में मनोहर सरकार की कोशिश सराहनीय मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि
भर्तियों को लेकर उनके दामन पर कोई दाग नहीं लग सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का प्रदेश के हर तबके को लाभ मिल रहा है। हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सरकार के उन तमाम दावों की पड़ताल की जिसे लेकर सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती, और हमारी इस रिपोर्ट में प्रदेश की आवाम ने भी सरकार के दावों पर अपनी मोहर लगाई है। विकासशील हरियाणा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।